सवाल खैर दोस्तों, मैं हूं आदिल खान आज़ाद। आज है 12 फरवरी 2026 और आप देख रहे हैं आज़ाद बोल इंडिया पर मिडिल ईस्ट मॉर्निंग न्यूज़। इस शो में आज आपको दिखाएंगे डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू की मीटिंग रही बेनतीजा, ईरान डील पर अब भी सस्पेंस बरकरार, ईरान के लिए अमेरिका का दूसरा एयरक्राफ्ट कैरियर रवाना, डिप्लोमेसी के साथ बारूद भी तैयार, ईरान ने फिर किया ऐलान, मिसाइल प्रोग्राम पर कोई सौदा नहीं मंजूर, तुर्की की पार्लियामेंट में मुक्केबाजी, ऊदे पीले पड़े कई एमपी, जस्टिस मिनिस्टर पर हुआ हंगामा, हमास का साफ इनकार, कहा हथियार छोड़ने का सवाल ही पैदा नहीं होता, क्या गजा में फिर मंडरा रहा है जंग का खतरा, रफा क्रॉसिंग पर गद्दार कहलाने वाली मिलिशिया तैनात, क्या गजा में नया पावर गेम हो गया शुरू, हमास के नए स्पोक्स पर्सन अबू उबैदा का ऐलान, कहा ईरान पर हमला मतलब सब पर हमला, सऊदी किंग और एमबीएस ने भेजी ईरान को मुबारकबाद, रिश्तों में नई नरमी का सिग्नल, सीरिया का अल तनफ बेस हुआ खाली, अमेरिका ने बहुत खामोशी से छोड़ दिया सीरिया, नए अरब मुल्क में फौजियों की तैनाती, और पूरे सऊदी अरब में आज होगी खास नमाज, शाह सलमान ने की अपील, एक बड़ी मुश्किल से जूझ रहा अरब मुल्क। तो बेहद खास थी हेडलाइंस, खबरें डिटेल में होंगी और खास होंगी। शुरुआत करते हैं। डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू के बीच हुई मीटिंग बेनतीजा रही और ईरान पर अब भी सस्पेंस बाकी है। अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप और इस्राएली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू की बंद कमरे वाली मीटिंग के बाद भी ईरान को लेकर कोई डेफिनेटिव डील सामने नहीं आई, कोई फैसला कुन डील सामने नहीं आई। ट्रंप ने साफ कहा कि दोनों के बीच आगे का रास्ता तय नहीं हुआ, यानी अमेरिका और इसराइल के बीच, लेकिन ईरान के साथ बातचीत जारी रहेगी, ये भी ट्रंप ने कह दिया। ट्रंप ने कहा कि ये बातचीत इसलिए जारी रहेगी ताकि किसी समझौते तक पहुंचा जा सके, यानी डोनाल्ड ट्रंप ने नेतन्याहू से कह दिया है कि हम ईरान से डील चाहते हैं और उससे बात करते रहेंगे, तुम चाहे जो भी कहो। उधर नेतन्याहू की कोशिश थी कि ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के साथ उसके मिसाइल प्रोग्राम को भी लेकर बातचीत की जाए, उस मिसाइल प्रोडक्शन को भी बातचीत के दायरे में लाया जाए और इसराइल की सिक्योरिटी को पहली शर्त बनाया जाए कि हम महफूज रहें, भले सबके काम धाम और प्रोडक्शन रुकता रहे। मगर मीटिंग के बाद ऐसा कोई सिग्नल नहीं मिला कि ट्रंप ने नेतन्याहू की ये मांग मान ली हो। दोनों लीडर 2.5 घंटे से ज़्यादा वक्त तक बात करते रहे। ट्रंप ने मीटिंग को बहुत अच्छी मीटिंग बताया, लेकिन साथ ही ये भी कह दिया कि कोई बड़ा फैसला नहीं हुआ। ये पिछले 1 साल में डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू की 7वीं मुलाकात थी, जब से ट्रंप दोबारा सदर बने हैं तब से, और इस बार का दौरा गैर मामूली तौर पर बिना शोर शराबे वाला रहा, प्रेस को दूर रखा गया और बयान भी नपातुला आया। अब सवाल ये है कि क्या अमेरिका ईरान के साथ डिप्लोमेसी को आगे बढ़ाएगा या इसराइल पर्दे के पीछे प्रेशर बढ़ाता रहेगा? क्या उस प्रेशर को डोनाल्ड ट्रंप मानेंगे या जो कुछ कहा जा रहा है कहानी को कुछ उससे अलग है? हर तरह से सवाल उठाना चाहिए। उधर डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू की मीटिंग के बारे में इस्राएली मीडिया जो लिख रहा है, उसके एक एक हर्फ को, उसके एक एक लफ्ज़ को ध्यान से सुनना और समझना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि इससे यही साफ होता दिखेगा कि ईरान की मिसाइल ताकत अभी अमेरिका को अटैक प्लान से पीछे हटकर बातचीत पर फोकस करने के लिए कह रही है, और इसी वजह से अमेरिका अब तक हमला नहीं कर रहा। 12 फरवरी की सुबह द जेरूसलम पोस्ट और द टाइम्स ऑफ इसराइल अखबार ने लिखा, व्हाइट हाउस में ट्रंप और नेतन्याहू की 3 घंटे लंबी प्राइवेट मीटिंग हुई और मीटिंग के बाद सामने आई बात ने पूरे सीन की डायरेक्शन साफ कर दी। ट्रंप ने खुद कहा कि उन्होंने नेतन्याहू से साफ कह दिया है कि अमेरिका की ईरान के साथ चल रही बातचीत रुकेगी नहीं, यानी इसराइल के दबाव के बावजूद अमेरिका डिप्लोमेसी का दरवाजा बंद करने के मूड में नहीं है। नेतन्याहू ने अपने बयान में कहा कि उसने मीटिंग के दौरान इसराइल की सिक्योरिटी ज़रूरतों पर जोर दिया, लेकिन 3 घंटे की 2.5 घंटे की बातचीत के बाद भी न कोई जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, न कोई खुला बयान दिया गया, सिर्फ छोटे छोटे लिखित स्टेटमेंट जारी कर दिए गए। इस बार तो कुर्सी भी नहीं खींची अमेरिका के सदर ने नेतन्याहू के लिए। लिहाजा ये खामोशी, ये इस्राएली अखबार लिख रहे हैं जो अब तक मैंने कहा, अब मैं जो कह रहा हूँ सुनिए, ये खामोशी खुद बता रही है कि अंदर कमरे में बात आसान नहीं रही होगी। अब तस्वीर ये है कि अमेरिका बातचीत की लाइन पकड़े हुए है, इसराइल खतरे की घंटी बजा रहा है और ईरान बीच में खड़ा हुआ यूं देख रहा है कि कौन पहले पलक झपकता है। सवाल वही है, क्या डिप्लोमेसी टिकेगी या अगले कदम फिर बारूद
سے जो है वो लिखे जाएंगे, और क्या जो खबरें आ रही हैं वो छापी जा रही हैं या छपवाई जा रही हैं? दोनों में फर्क है सर। हम तक इंफॉर्मेशन आ रही है या हम तक इंफॉर्मेशन पहुंचाई जा रही है, और रियलिटी इससे कुछ अलग है। अगली खबर कुछ और कह रही है, सुनिएगा। बातचीत के साथ ही बारूद का भी इंतजाम जारी है। खबर है कि दूसरा एयरक्राफ्ट कैरियर ईरान की तरफ भेजा जा रहा है। एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप ईरान से डिप्लोमेसी की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ पेंटागन जंग का दरवाज़ा खुला रखे बैठा है। वॉल स्ट्रीट जर्नल, जो कि अमरीकी अखबार है, उसके मुताबिक अमरीकी डिफेंस डिपार्टमेंट ने दूसरे एयरक्राफ्ट कैरियर स्ट्राइक ग्रुप को भी मिडिल ईस्ट के लिए तैयार रहने का ऑर्डर दे दिया है। कहीं कहीं खबर यह है कि ये एयरक्राफ्ट कैरियर रवाना कर दिया गया है। यानी बातचीत की मेज लगी है, लेकिन पीछे से हथियार भी सजाकर रखे जा रहे हैं। अमेरिकी अफसरों के हवाले से आई इस रिपोर्ट का सीधा मतलब है कि अमेरिका ईरान से बात जरूर करना चाहता है, मगर प्रेशर के बिना नहीं। कैरियर स्ट्राइक ग्रुप कोई मामूली मूव नहीं होता। ये पूरा चलता फिरता एक मिलिट्री शहर होता है, जिसमें फाइटर जेट्स, मिसाइल डिफेंस और हजारों फौजी शामिल होते हैं। कोई यूं ही हजारों अरबों मतलब करोड़ों डॉलर जो है खर्च हो जाते हैं एक मूवमेंट पर। ऐसे यूं ही तो कोई पैसा नहीं बहाएगा। अब तस्वीर और साफ है। ट्रंप दो ट्रैक पर चल रहे हैं, सामने बातचीत, पीछे ताकत की नुमाइश। सवाल यह है कि क्या ये दबाव ईरान को डील की तरफ धकेलेगा या उल्टा रीजन को और गर्म कर देगा? हम देखेंगे। ईरान ने अमेरिका को साफ मैसेज दे दिया है कि मिसाइल प्रोग्राम हमारी रेड लाइन है। ईरान ने साफ कर दिया है कि उसके मिसाइल प्रोग्राम पर कोई सौदा नहीं होगा। ईरान की डिफेंस काउंसिल के चीफ अली शमखानी ने इंटरव्यू में कहा कि मिसाइल ताकत ईरान के लिए रेड लाइन है और ये नेगोशिएशन का हिस्सा ही नहीं बन सकती। कोई मोल भाव हो ही नहीं सकता इस पर। इससे टेबल पर लाने का कोई फ़ायदा नहीं है। टेबल पर वो चीज़ लाई जाती है जिस पर कोई डील हो सके। ये तो डील के लिए है ही नहीं। ये बयान ऐसे वक्त पर आया है कि जब अमेरिका के साथ ओमान में बातचीत शुरू हो चुकी है। एक दौर की बातचीत हो गई है और इसराइल लगातार ये मांग कर रहा है कि ईरान अपनी मिसाइल ताकत को कम करे। शमखानी ने कहा, जो कि शमखानी आयतुल्लाह खामनेई के भी बड़े खास हैं, उन्होंने कहा कि ईरान की मिसाइल कैपेबिलिटी उसके डिफेंस डिटरेंस सिस्टम का अहम हिस्सा है। यानी सिर्फ हथियार नहीं है, बल्कि दुश्मन को डराकर जंग रोकने की पॉलिसी है। साथ ही उन्होंने नेतन्याहू पर भी तंज कसते हुए कहा कि वह हर बार अमेरिका जाकर क्राइसिस खड़ा करने की कोशिश करता है। अब तस्वीर यह है कि न्यूक्लियर इश्यू पर बात हो सकती है, मगर मिसाइल पर दीवार खड़ी कर दी गई है। सवाल यह है कि क्या अमेरिका इस रेड लाइन को एक हद मानकर डील करेगा या यहीं से अगला टकराव शुरू होगा? क्योंकि अमेरिका कहता है नो मिसाइल, ईरान कहता है नो मिसाइल। दोनों कहते हैं नो मिसाइल, लेकिन ईरान कहता है कि मिसाइल पर डिस्कशन ही, नो डिस्कशन ऑन मिसाइल। आगे बढ़ते हैं। ईरान की भाई खबरें बहुत हो चुकी हैं, बाकी दुनिया की खबरें लेते हैं। तुर्की की पार्लियामेंट में जमकर मुक्केबाजी हुई है। नतीजा ये है कि कुछ लीडर्स ऊधे और पीले दिखाई दे रहे हैं। कल तुर्की की पार्लियामेंट में वो मंजर दिखा जो आम तौर पर गली मोहल्ले में शब्बों के बहनोई और जरीना के मामू के बीच जूतम पैजार होने पर दिखाई देता है। तुर्की के सदर एर्दोगान की पार्टी AKP और मुखालिफ पार्टी CHP के मेंबर नए जस्टिस मिनिस्टर के हलफ उठाने के दौरान, शपथ लेने के दौरान आपस में भिड़ गए। धक्का मुक्की शुरू हुई, फिर मुक्के चले और पूरा हाउस कुछ मिनट के लिए कंट्रोल से बाहर चला गया। झगड़े की जड़ बने इस्तांबुल के चीफ प्रोसिक्यूटर रहे अकिन गुरलेक, जिन्हें एर्दोगान ने कैबिनेट फेरबदल में जस्टिस मिनिस्टर बना दिया। मुखालिफिन का, अपोजिशन का इल्ज़ाम है कि गुरलेक ने पहले CHP लीडर्स पर चलने वाले बड़े केस देखे थे और वो केस सियासी बदले की बू देते हैं। इसी वजह से मुखालिफ मेंबर उन्हें ओथ लेने से रोकने के लिए आगे आ गए। हंगामे के बीच आखिरकार गुरलेक ने हुकूमती मेंबरों के घेरे में ओथ ले ली, शपथ ले ली और मिनिस्टर बन गए। दुनिया के हर मुल्क की तरह तुर्की की हुकूमत भी यही कहती है कि अदालतें आज़ाद हैं, मगर हकीकत यह है कि सड़क से लेकर पार्लियामेंट तक हर मुल्क में इंसाफ के लिए लड़ाई जारी है। जो जज सच और हक को नज़रअंदाज करते हुए हुकूमत के सियासी फ़ायदे के हिसाब से फैसले सुनाते हैं, उन्हें पार्लियामेंट में सीट मिलने और दूसरे फ़ायदे मिलने का सिलसिला कोई नया नहीं है। कई मुल्कों की तरह तुर्की भी इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल है।
गजा चलते हैं। हमास ने हथियार छोड़ने से साफ इनकार कर दिया है, कहा है मुकाबला जारी रहेगा। गजा सीज़फायर का दूसरा फेज शुरू हो चुका है, मगर हमास कह रहा है कि हथियार डालने का कोई ऑफिशियल प्रपोजल उसके पास आया ही नहीं। हमास के सीनियर लीडर ओसामा हमदान ने कहा कि मीडिएटर्स ने अब तक मुकावमत के हथियार पर कोई ड्राफ्ट या ऑफिशियल पेपर नहीं दिया है और बिना कागज देखे वो कोई फैसला नहीं लेंगे। हमदान ने यह भी दोहराया कि हमास अपने हथियार छोड़ने को तैयार नहीं है। हाँ, एक ऑप्शन फ्रीज करने की बात उठी थी, यानी कुछ वक्त के लिए हथियारों का इस्तेमाल रोक देना, मगर पूरी तरह डिसआर्म होना, पूरी तरह निहत्था होना मंजूर नहीं, ये हमास का कहना है। ओसामा हमदान ने कहा कि जब तक कब्जा कायम है, फ़लस्तीनियों की हथियारबंद लड़ाई उनका हक है। दोस्तों, गजा की बातचीत मेज़ पर चल रही है, मगर ज़मीन पर मैसेज साफ है, हमास पीछे हटने के मूड में नहीं। सवाल यह है कि क्या सीज़ फायर की डील बिना हथियार वाले क्लॉज के आगे बढ़ जाएगी, या यही मुद्दा अगली जंग की जड़ बनेगा, क्योंकि इसराइल ने तैयारी शुरू कर दी है। रफा क्रॉसिंग पर नई चाल चली जा रही है। इसराइल ने अबू शबाब मिलिशिया को एक बड़ी ड्यूटी दे दी है। खबर यही है। गजा की रफा क्रॉसिंग पर एक नया सीन सामने आया है। इसराइल ने गद्दार कहलाने वाले अबू शबाब नाम की मिलिशिया को अपने सुपरविजन में गजा वाली साइड पर ऑपरेट करने की इजाज़त दे दी है। इसराइल की सरकारी कान न्यूज़ की रिपोर्ट के मुताबिक QAnon ने लिखा कि यह अरेंजमेंट टेम्पररी नहीं है, बल्कि आगे चलकर परमानेंट भी हो सकता है। एक तस्वीर में मिलिशिया का चीफ गस्सान धैनी अपने हथियारबंद लोगों के साथ क्रॉसिंग के अंदर खड़ा दिख रहा है। ये वही इलाका है जो अभी भी इसराइली कंट्रोल में है। अगर आगे चलकर इस पर अमल हुआ या हो चुका है, तो ये जान लीजिए कि हमास और बाकी रेजिस्टेंस के दुश्मन के हाथों में रफा क्रॉसिंग की हिफाजत जाने वाली है, सिक्योरिटी जाने वाली है। दोनों तरफ से गोलियां चलना तय है। रिपोर्ट कहती है कि मिलिशिया के लोग इसराइली फौजियों के बिल्कुल पास तैनात हैं और खुली इजाज़त के साथ काम कर रहे हैं। यहाँ तक कि गजा में दाखिल होने वाले फ़लस्तीनियों की बॉडी सर्च तक ये मिलिशिया ही कर रही है। मतलब क्रॉसिंग पर सिर्फ फौजी कंट्रोल नहीं, अब एक लोकल हथियारबंद ग्रुप भी खड़ा कर दिया गया है। सवाल यह है कि ये सिक्योरिटी इंतज़ाम है या गजा के अंदर नया पावर स्ट्रक्चर खड़ा करने की साजिश है। मेरी नज़र में यह IDF का डर भी है। उसे लगता है जो लोग वापस रफ़ा के ज़रिए गजा में आएंगे वो कहीं बम लेकर ना आ जाएं, फट ना जाएं, तो इसलिए गजा की ही मिलिशिया को उन्हें सर्च करने दो, चेक करने दो। अगर फटेंगे तो गजा के लोग ही मरेंगे, दोनों तरफ IDF के फौजी सेफ रहेंगे। ये भी हो सकता है। बढ़ते हैं आगे। हमास के नए अबू उबैदा ने खुला ऐलान किया है, कहा है कि ईरान पर हमला मतलब पूरी इस्लामिक दुनिया पर हमला। हमास की मिलिट्री विंग अल-कस्साम ब्रिगेड्स के स्पोक्स पर्सन अबू उबैदा ने साफ कहा है कि हमास ईरान, उसकी क़यादत, हुकूमत और आवाम सबके साथ खड़ा है। नए अबू उबैदा ने कहा कि ईरान पर किसी भी तरह की चढ़ाई को पूरी इस्लामिक उम्मत पर हमला माना जाएगा। उबैदा का कहना है कि जब तक दबाव और धमकियां चलती रहेंगी, रेजिस्टेंस भी पीछे नहीं हटेगी। अबू उबैदा ने यह भी दोहराया कि इलाके में बढ़ती तानातनी के बीच ईरान अकेला नहीं है और जो भी ताकत उस पर हाथ डालेगी उसे ये समझ लेना चाहिए कि ये मामला सिर्फ एक मुल्क का नहीं रहेगा, बल्कि फैल जाएगा। दोस्तों, ये सीधा मैसेज है कि जंग अगर भड़की तो उसकी आग सरहदों से नहीं बंधेगी। नए अबू उबैदा, मैं यूँ कह रहा हूँ कि अबू उबैदा आप यूँ समझ लीजिए कि एक पोस्ट बन चुकी है। अब जो भी नया स्पोक्स पर्सन कभी भी बनेगा अल-कस्साम ब्रिगेड का, उसका नाम अबू उबैदा ही रहेगा। जो अबू उबैदा अब तक मशहूर थे, जिन्हें आप जानते हो, वो उनकी तो मौत हो गई, मारे गए वो। उनकी जगह जिसने लिए हो उसे भी उनके असली नाम के अलावा अबू उबैदा नाम दिया गया है। सऊदी अरब से ईरान को मुबारकबाद गई है। रियाद ने गर्मजोशी का पैगाम भेजा है। ये बदलते रिश्तों की कहानी है। सऊदी अरब के किंग सलमान बिन अब्दुल अजीज़ और क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने 1979 की इस्लामिक रेवोल्यूशन की 47वीं सालगिरह पर ईरान के प्रेसिडेंट मसूद पेज़ेश्कियान को मुबारकबाद भेजी है। दोनों सऊदी लीडर्स ने अलग अलग मैसेज भेजा और ईरानी आवाम को भी बधाई दी। किंग सलमान ने पेज़ेश्कियान की सेहत और कामयाबी की दुआ की और उम्मीद जताई कि ईरान तरक्की और खुशहाली की तरफ आगे बढ़ता रहे। वहीं मोहम्मद बिन सलमान ने भी यही लाइन दोहराई कि ईरान का डेवलपमेंट और स्टेबिलिटी पूरे इलाके के लिए अहम है। यानी सऊदी के किंग और सऊदी के प्राइम मिनिस्टर समेत जो क्राउन प्रिंस भी कहलाते हैं, वो सब ईरान की तरक्की खुशहाली के लिए दुआ कर रहे हैं। दो मुल्क जो सालों तक तानातनी, प्रॉक्सी, टकराव
और सियासी ठंडे रिश्तों में फंसे रहे, अब खुलकर मुबारकबाद का तबादला कर रहे हैं। सीरिया से अमेरिका पीछे हट गया है। अल तनफ बेस खाली करके अमेरिकी फौज अब एक और अरब मुल्क की तरफ शिफ्ट हो गई है। उस मुल्क का नाम है जॉर्डन, जहां आजकल बड़ी खलबली है, खासकर ईरान के मामले को लेकर। दोस्तों, मशरकी सीरिया के अल तनफ मिलिट्री बेस से अमरीकी फोर्स पूरी तरह निकल गई है और वहां तैनात रहे अमरीकी फौजियों को जॉर्डन शिफ्ट कर दिया गया है। दो सीरियाई मिलिट्री सोर्स ने बताया कि आज के दिन अमेरिका ने बेस पूरी तरह खाली कर दिया, यानी वो ठिकाना जो सालों से इलाके में अमरीकी मौजूदगी की निशानी था, अब अचानक खाली पड़ा है। दूसरे मिलिट्री सोर्स के मुताबिक पिछले करीब 15 दिनों से बेस से हथियार, गाड़ियां और दूसरा इक्विपमेंट हटाया जा रहा था। मतलब यह कदम अचानक नहीं लिया गया, तैयारी पहले से चल रही थी, बस अब जाकर पर्दा उठा है। अल तनफ बेस सीरिया की जंग में एक अहम पॉइंट रहा है, खासकर ईरान और सीरिया की सप्लाई लाइनों पर नजर रखने के लिए। ऐसे वक्त में ये वापसी हो रही है जब पूरे इलाके में तानातनी पहले से आई है और अमेरिका और ईरान की बातचीत भी चल रही है। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या ये सिर्फ पोजीशन बदलने की चाल है या अमेरिका वाकई सीरिया से रफ्ता रफ्ता हाथ खींच रहा है? और अगर अमेरिका के जाने के बाद कोई वैक्यूम बना या कोई खाली जगह बची तो उसे भरने कौन आएगा? एक सवाल और, सीरिया में अमरीकी अड्डों पर ईरान के लिए स्ट्राइक करना ज्यादा आसान है बनिस्बत जॉर्डन के। थोड़ा सा ज्योग्राफी वाला मामला है। तो क्या ये सीरिया से अमरीकी फौज जो जॉर्डन निकल कर जा रही है, ये सीरिया को नहीं खाली करके कहीं ऐसा तो नहीं है कि ईरान के लिए कोई रिंग बन रहा है? हो सकता है, मैं थोड़ा सा ज़्यादा सोच लेता हूँ। आगे बढ़ते हैं। सऊदी अरब में आज बारिश के लिए खास नमाज अदा करने की अपील जारी हुई है। सऊदी अरब के किंग सलमान बिन अब्दुल अजीज़ ने पूरे मुल्क में आज इस्तिस्का यानी बारिश की नमाज अदा करने की अपील की है। सऊदी रॉयल कोर्ट के बयान में लोगों से कहा गया कि अल्लाह से मगफिरत मांगी जाए, तौबा की जाए, नेक काम किए जाएं और बारिश के लिए दुआ की जाए। 12 फरवरी में ये अपील ऐसे वक्त में आई है जब इलाके के कई हिस्से सूखे के दबाव से गुजर रहे हैं और पानी का मसला फिर चर्चा में है। सऊदी में इस्तिस्का की नमाज सिर्फ मजहबी रस्म नहीं मानी जाती, ये एक मुश्तरका पुकार होती है जब हुकूमत और आवाम मिलकर आसमान की तरफ देखते हैं। पूरा मिडिल ईस्ट दोस्तों कहीं सूखे कहीं सैलाब की मार से जूझ रहा है, कोई नहीं बचा है। मोरक्को में 7 साल के सूखे के बाद हुई बारिश में एक पूरा शहर डूब गया और 15 लाख लोगों को वहां से निकालना पड़ा। ईरान में तो पिछले महीने से सबसे ज्यादा बुरा हाल था, पिछले महीने जब तेहरान के सबसे बड़े डैम के सूखने और हुकूमत की तरफ से पानी की सप्लाई काटने की खबरें आप सबने सुनी होंगी और ये भी कहा था कि फिर यहाँ की आबादी को कहीं और शिफ्ट करना पड़ेगा अगर यही हालात रहे। फिर बारिश हो गई। सऊदी में भी पिछले महीने बारिश हुई थी, लेकिन इस महीने की बारिश वहाँ फसलों के लिए बेहद ज़रूरी है। आज खास नमाज इसीलिए अदा की जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया। सलामत रहिए, खुश रहिए।